Good morning, all of you. Today I will deliver the lecture on the topic about the money bill and finance bill. Under Article 109, the procedure of money bill has been given. Money bill, procedure of the passing of money bill. Passing of money bill. And under Article 110, it is told that which bill is money bill. Which bill is money bill. The bill which is prescribed under Article 110 from clause A to E, that is called A to F, that is called money. अनुच्छेद 110 में बताया गया है खंड ए से खंड एफ तक, खंड क से खंड च तक में जो बिल के बारे में प्रावधान किया गया है, दैट इज बिल इज मनी बिल। वही जो है विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक 110 में क्या बताया गया है कि किसी कर का उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन भारत सरकार के ऋण के मध्य धन जमा करना या उसमें से धन निकालना और भारत की संचित निश्चय पर धन जमा करना, इस तरह से जो अनुच्छेद 110 के खंड 10 में खंड अनुच्छेद 110 के खंड क से चक तक या ए से एफ तक में दिया गया है, वही विधेयक धन विधेयक है। Who will certified that bill is money bill? By the Speaker of Lok Sabha. The Speaker of Lok Sabha certified that this bill is money bill. After sending consent to the President of India, the Speaker of Lok Sabha attached the certificate that this bill is money bill. भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद जब भारत के राष्ट्रपति को यह विधेयक भेजा जाता है तो हस्ताक्षर सहित प्रमाण पत्र लगा देता है कि यह बिल, यह धन विधेयक है। क्योंकि राष्ट्रपति अगर कोई इस पर सुझाव देता है, लोकसभा सुझाव को मानते ही है, तो संशोधनों सहित या सुझाव को नहीं मानती है तो संशोधनों रहित विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। द क्वेश्चन arises here, which bill is finance bill? finance bill कौन है? फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117 it is said that except money bill, all bill is finance bill. फाइनेंस बिल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक क्या है? धन विधेयक को छोड़कर मीन्स 110 के खंड 6 से चक तक में जो प्रावधान है
उसके सिवाय सभी विधेयक क्या हैं? वित्त विधेयक है। लेकिन वित्त विधेयक में वो सभी प्रावधान भी आ सकते हैं जो कि धन विधेयक में है, क्योंकि कहा गया है एवरी फाइनेंस बिल every finance bill money bill is finance bill. Every money bill may be finance bill. Finance bill. And every money bill finance bill is not money bill. Is not money bill. प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकेगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। और 6(117) में बताया गया है। तो धन विधेयक को छोड़कर जो और सभी चीजें क्या हैं वह वित्त विधेयक के अंतर्गत आ जाएगी। The question is here, what is difference between money bill and finance bill? What is difference between money bill and finance bill? मनी बिल फाइनेंस बिल में क्या अंतर है? पहला अंतर है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकेगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। सबसे बड़ा अंतर। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक के लिए किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो लोकसभा के हस्ताक्षर पृष्ठांकन सहित प्रमाण पत्र के द्वारा यह प्रमाणित करके भेजा जाता है कि यह विधेयक धन विधेयक है और राष्ट्रपति इसको केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है, 14 डेज। और 14 दिन के तक यदि राष्ट्रपति ने उस पर कोई अपना राष्ट्रपति ने अगर उस विधेयक को सदन को नहीं लौटाया है तो माना जाता है कि वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है। लेकिन वित्त विधेयक पर ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों के पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति यदि इसको सुझाव देता है, संसद मानती है तो संशोधन सहित, नहीं मानती संशोधन रहेगी, पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक वित्त विधेयक में इस प्रकार का अंतर है। इसके बाद जो है भारत के महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी इटाली
जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में यह वर्णित है कि DL shall be the Attorney General of India. Attorney General of India भारत का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? एंड he shall be appointed by the President of India. President of India वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी और वह उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। He is appointed at the pleasure of the President of India. At the pleasure of the President of India. President of India. तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाला कोई व्यक्ति, न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भारत के न्यायालय की नियुक्ति करेगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और महान्यायवादी समय समय पर विधि संबंधी मामलों पर राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देता है। इसके पश्चात जो है सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का गठन अंडर आर्टिकल 124 अनुच्छेद 24 में उच्चतम न्यायालय के गठन की प्रक्रिया बताई गई है कि भारत का उच्चतम न्यायालय 31 भारत का उच्चतम न्यायालय 31 जजेस से मिलकर के बनेगा। 31 जजेस से मिलकर के बनेगा, जिसमें 30 जजेस जो है ये जो है 30 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। जज और एक मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश के संबंध में बंद है कि 31 न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा, जिसमें 30 जजेज होंगे, 30 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के संबंध में कुछ अर्हताएं, न्यायाधीश नियुक्त होने के संबंध में कुछ अर्हताएं भेद की गई है। ही शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया।
He shall be the citizen of India. citizen of India. वह भारत का नागरिक हो और वह उच्चतम न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का लगभग 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। 10 वर्ष तक 2 या अधिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है और भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य कर चुका है, या वह 10 वर्ष तक उच्चतम उच्च न्यायालय या का न्यायाधीश रहा हो, उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता के रूप में पदभार कर चुका है, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या 10 वर्ष तक 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, या वह उच्चतम न्यायालय का पारंगत विधिवेत्ता हो। लेकिन अभी तक पारंगत विधिवेत्ता के आधार पर किसी भी व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय के रूप में चयन, न्यायाधीश के रूप में चयन नहीं हुआ है। तो राष्ट्रपति पद नियुक्त होने के लिए रहता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो न्यायाधीश के रूप में इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रत्येक व्यक्ति जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है वह जो है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। भारत का प्रेसिडेंट जो न्यायाधीश होता है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष ओथ ऑफ फॉर्मेशन होता है। इसका ओथ ऑफ फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहाँ है? अंडर शेड्यूल 2 दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। इसके समझ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया है कि वरिष्ठता को हमेशा महत्व दिया जाएगा। इसमें 4 न्यायाधीशों 4 सीनियर जजेज का कोलिजियम होगा। 4 सीनियर जजेस के राष्ट्रपति के साथ साथ 4 सीनियर जजेस का कोलिजियम होगा, जिसके माध्यम से वरिष्ठ व्यक्ति को ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 124 के खंड 4 में अनुच्छेद 124 के खंड 4 में सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसकंडक्ट एंड सिद्ध कदाचार का समर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार, मिसकंडक्ट
would misconduct and असमर्थता तो अब कार्य करने में अनेबल सिद्ध कदाचार था समर्था के आधार पर उसे अनुच्छेद 124 के खंड 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बताया जाता है। वह विहित प्रक्रिया क्या है उसको हम आपको बता रहे हैं। किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर उसे हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, किसी भी न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, उसे सर्वप्रथम नोटिस दी जानी आवश्यक है। सर्वप्रथम उसे सूचित किया जाना आवश्यक है कि आपके खिलाफ जो है आपके हटाने का प्रस्ताव आपके विरुद्ध लाया जा रहा है। तो हटाने का प्रस्ताव अगर उसके विरुद्ध लाया गया है तो उसको पहले नोटिस दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। इसके पश्चात किसी भी सदन में प्रक्रिया प्रारंभ, हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो न्यायाधीश को जिस सदन में कोई प्रपोजल आया गया है, हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो न्यायाधीश स्वयं उपस्थित हो सकता है, हिमसेल्फ, या किसी व्यक्ति के माध्यम से स्वयं उपस्थित हो सकता है या किसी व्यक्ति के माध्यम से सदन में अपनी निगरानी कर सकता है, स्वयं उपस्थित होकर के या किसी व्यक्ति या व्यक्ति के माध्यम से। जिस सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है तो एक सदन जिसमें प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, दूसरा सदन उसका अवलोकन करता है। ये जो सदन द्वारा विरोध प्रस्ताव पारित हो जाता है, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के द्वितीय बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के द्वितीय बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव अगर पारित हो गया है सदन में, किसी सदन अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में हटाने का संकल्प लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, रिमूवल का संकल्प लाया जा सकता है। अगर इस सदन द्वारा जो तिहाई बहुमत, टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, टोटल 2/3 majority of that house, third member of that majority, member of that house, which are present and voting, are present and voting। दो तिहाई सदस्यों द्वारा जो कि उपस्थित हैं मतदान करते हैं।
तो 2/3 सदस्यों के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प द्वारा माननीय लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, पारित हो जाता है, तो एक सदन दूसरे की इसकी निगरानी करता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया है। और न्यायाधीश को स्वयं उपस्थित होने का अधिकार होगा या किसी एजेंट के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से वहाँ उपस्थित हो सकता है। एक सदन द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो गया है तो दूसरे सदन को पारित कर दिया जाता है। जो दूसरा सदन ने भी यही प्रक्रिया है, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को, तो यह राष्ट्रपति के पास संबोधन के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में बंद है। इस तरह से अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट इस कोर्ट का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख लिखा है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि हर चीज रिकॉर्ड पर होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज है वह लेखबद्ध होता है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसको अपने स्वयं के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। यह क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है। हर चीज इसमें लेखबद्ध होती है। और दूसरी चीज क्या है? इसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के लिए देयर इज प्रोविजन ऑफ contempt of court, contempt of court. Supreme Court has power of punishment of contempt of court. Supreme Court has given power the punishment of contempt of court. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। The next lecture I will give it tomorrow. Thank you very much.